अब तो घबरा के कहते हैं कि मर ही जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया फिर किधर जाएंगे। मौत हमेशा अपने साथ चैन और सुकून लेकर नहीं आती, कभी कभी तो जिंदगी से भी ज्यादा बेचैनी ले आती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिसकी जिंदगी में तो बेचैनी थी ही, लेकिन मौत के बाद किसी एक चीज को लेकर वो बेचैनी और बढ़ गई और वो उसी बेचैनी को शांत करने के लिए कैसे इधर उधर भटकने लगा। यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। और आज की कहानी हम वाकई में शूट कर रहे हैं स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी निकोला गोगोई की ऑल टाइम क्लासिक द ओवरकोट। तो एक कहानी है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है अकाकी अकाकीविच, जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लो डिवीजन क्लर्क है। क्लर्क भी ऐसा क्लर्क जिसका बहुत ही मामूली काम है सिर्फ चीजों को कॉपी पेस्ट करने का। तो अकाकी की अपने डिपार्टमेंट में कोई खास इज्जत है नहीं। वहां के लोग सीनियर्स जूनियर्स कोई भी उसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ भी कहे, अकाकी अपने काम का बहुत पक्का है, बहुत ईमानदार है और ये सारे मजाक जो भी लोग उसे चिढ़ाते हैं इसे इग्नोर करके पूरी तरह अपने काम पर फोकस रहता है। उसे ना खाने पीने की सुध रहती है, ना कहीं बाहर घूमने की सुध रहती है। सिर्फ और सिर्फ काम ही उसकी जिंदगी में उसकी प्रायोरिटी है। वैसे तो वो अपने कलीग से, अपने साथियों से कोई ज्यादा बात करता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब वो लोग उसका कुछ ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं या उस पर टॉन्ट करने लगते हैं तो कभी कभी झल्लाकर वो उन्हें डांट जरूर देता है ताकि वो चुप हो जाए, उससे बात ना करे और वो चुपचाप अपना काम कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ उसका काम ही है जो उसके लिए मैटर करता है। अब क्योंकि अकाकी एक मामूली सा क्लर्क है और ये कहानी सन 1842 के रशिया की है, जब सिर्फ और सिर्फ वहां के टॉप ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट के हेड्स और देश के बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पास ही पैसा हुआ करता था। अकाकी जैसे लोग अपने लेवल से भी कुछ ज्यादा गरीब हुआ करते थे, तो अकाकी भी ऐसे लोगों में से एक ही था। अब उसकी गरीबी का उसे कुछ ज्यादा एहसास हुआ नहीं करता था क्योंकि एक बहुत छोटे से घर में रहा करता था, बहुत सिंपल से कपड़े पहनता था। लेकिन जब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में उस साल ठंड पड़नी शुरू हुई, तब अकाकी को महसूस हुआ कि उसका जो ओवरकोट है, जो पहनकर वो हमेशा ऑफिस जाया करता था और ऑफिस से वापस आया करता था, अब वो बहुत पुराना होने लगा था, घिस चुका था, उसके कॉलर्स नीचे गिरने लगे थे। तो उसे रियलाइज हुआ कि ये पूरी सर्दी काटने के लिए मुझे इस ओवरकोट की मरम्मत करानी पड़ेगी, जिसके लिए वो अपने टेलर के पास गया। लेकिन टेलर ने जब उस ओवरकोट की हालत देखी तो उसने उससे कहा कि भाई देखो, इस ओवरकोट को अब ठीक करने की गुंजाइश नहीं है, मैं पहले भी इसकी बहुत बार मरम्मत कर चुका हूं, अब अच्छा यही होगा कि तुम एक नया ओवरकोट ले लो। लेकिन अकाकी जानता था कि नया ओवरकोट लेने के लिए कम से कम 150 रूबल लगेंगे। तो उसने किसी तरह अपने उस टेलर को मनाया कि दोस्त देखो, मेरी बात समझो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम 80 रूबल में किसी तरह इसकी मरम्मत कर दो। टेलर ने भी उसकी मजबूरी समझकर ओवरकोट रख लिया और कहा कि ठीक है, मैं 80 रूबल में इसकी मरम्मत कर दूंगा, तुम कुछ दिनों बाद आकर इसे ले जाना। अब घर वापस लौटते वक्त अकाकी के मन में यही बात चल रही थी कि किस तरह वो 80 रूबल भी जमा करेगा। तो उसने तय किया कि वो एक वक्त का खाना कम कर देगा, जूते कम पहनकर निकला करेगा ताकि वो कम घिसे और उसका कम खर्चा हो, उसे नए जूते लेने की जरूरत ना पड़ जाए। और भी न जाने कितने तरीकों के बारे में वो सोचने लगा कि वो कैसे करके इस मरम्मत के भी 80 रूबल उस टेलर को दे पाएगा। और बस इसी वजह से उसने अपने ऑफिस में बहुत मन लगाकर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वैसे भी वो मेहनत किया करता था, लेकिन क्योंकि अब उसे पैसे जमा करने थे तो उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों तक ये मेहनत देखकर उसके डिपार्टमेंट हेड बहुत खुश हो गए और जो बोनस उसे साल के एंड में मिलने वाला था, उसे वो बोनस उन्होंने तुरंत दे दिया। और बस वो बोनस मिलते ही अकाकी इतना खुश हुआ क्योंकि अब उसे मालूम था कि मुझे अपने पुराने ओवरकोट की मरम्मत कराने की जरूरत नहीं है, इस बोनस के पैसे से तो मैं एक नया शानदार ओवरकोट ले सकता हूँ। तो बस वो तुरंत पहुंचा अपने टेलर के पास और उससे कहा कि ये लो तुम्हारे 150 रूबल और मुझे एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास ओवरकोट बनाकर दो। और एक हफ्ते बाद जब पहली बार अकाकी अपने उस नए ओवरकोट को पहनकर ऑफिस में दाखिल हुआ तो सब लोग उसे देखते रह गए।
जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे अब वाकई में उसके पास आए, उससे हाथ मिलाया और कहा कि भैया काकी तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ये ओवरकोट तुम पर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके डिपार्टमेंट हेड जिन्होंने उसे बोनस दिया था वो भी अकाकी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी से ऐलान किया कि भाई आज क्योंकि पहली बार अकाकी ऑफिस में कुछ इतना अच्छे से तैयार होकर आया है तो आज शाम हम सब मिलकर अकाकी को पार्टी देंगे। अब अकाकी के लिए बहुत नया था, जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस पर तंज कसा करते थे, आज वो सब मिलकर उसे पार्टी दे रहे थे, वो भी उसके नए ओवरकोट की वजह से। तो वैसे तो वो पार्टीज वगैरह में ज्यादा जाया नहीं करता था, लेकिन आज क्योंकि डिपार्टमेंट हेड ने बाकी सभी लोगों ने मिलकर उसी के लिए पार्टी रखी थी तो पार्टी में गया। लेकिन पार्टी में बेचारा बहुत बोर होता रहा क्योंकि अपने काम के अलावा कभी उसने लोगों से बात की नहीं थी, सोशलाइज करना उसे आता नहीं था। पर खैर कुछ देर पार्टी में रहा, जब शैंपेन खुलने की बात आई, ड्रिंक सर्व होने की बात आई तो चुपचाप वो पार्टी से खिसक गया और अपने घर वापस आने लगा। लेकिन जैसा कभी कभी कहानी में ट्विस्ट आता है, जब कभी किसी की बुरी नजर लग जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है और अकाकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अकाकी वापस अपने घर लौट रहा था उस रात में रास्ते में उसे दो चोर मिल गए जिन्होंने पहले तो पकड़कर अकाकी को खूब मारा और फिर उसका वो नया ओवरकोट छीनकर भाग गए। अकाकी रोता बिलखता रह गया लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पास ही में एक बिल्डिंग का वॉचमैन वो सब देख रहा था लेकिन उसने मदद के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि कुछ देर बाद जब अकाकी उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई तुम किसी को कहना मत कि मैंने तुम्हें पिटते हुए देखा और मैंने उन चोरों को देखा। अकाकी समझ गया कि वॉचमैन उसकी कोई मदद नहीं करेगा तो बेचारा किसी तरह अपने घर जा पहुंचा। अगली सुबह जब फिर वही पुराना ओवरकोट पहनकर अपने ऑफिस गया तो सभी लोगों ने हैरानी से उससे पूछा कि भाई अकाकी तुम्हारा नया ओवरकोट कहां गया, तुम ये पुराना वाला क्यों पहनकर आए हो? तो उसने सबको बताया कि कल की रात उसके साथ क्या क्या हुआ। तो सबने कहा कि भाई तुम बिना किसी देरी के पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी रिपोर्ट फाइल कराओ। लेकिन ये कहानी एक्चुअल में सरकाज़म है, तंज है रशिया के उस वक्त के पब्लिक सिस्टम पर, किस तरह से वहां पर पुलिस काम करती थी, किस तरह से वहां पर पॉलिटिशियंस काम किया करते थे, कितना करप्शन उस वक्त रशिया में था, ये इस कहानी के थ्रू निकोलाई गोगोई ने बताया है। तो जब वो पुलिस स्टेशन गया तो वहां के पुलिस ऑफिसर ने उसकी कंप्लेंट ही लिखने से मना कर दिया और उससे कहा कि अगर वाकई में उसे अपना ओवरकोट चाहिए तो वो खुद जाकर चोरों को ढूंढ ले। बेचारा थका निराश वो फिर वापस अपने घर आ गया। जब उसकी मकान मालकिन ने उसे इस हालत में देखा और उससे पूछा कि भाई उसे क्या हुआ और उसने सब कुछ बताया तो उसने कहा कि देखो पुलिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम सीधा पुलिस कमिश्नर के पास चले जाओ जो इन सब इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स के ऊपर है, सीधा उससे जाके बात करो। अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है, तो तुम कल ही जाकर उससे मिलो। तो बस अब उसे उम्मीद की एक नई किरण मिल गई और अगले ही दिन वो जा पहुंचा पुलिस कमिश्नर के पास। लेकिन पुलिस कमिश्नर तो अपने ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर से भी ज्यादा करप्ट था। उसने कई घंटों तक अकाकी को अपने कैबिन के बाहर बिठाए रखा। अपने कैबिन में वो अपने पुराने दोस्त के साथ बैठकर चाय और बिस्किट्स के मजे लेता रहा और जब कई घंटे बीत गए और उसने देखा कि अकाकी अब भी नहीं गया है तो उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि भाई इस आदमी को अंदर भेजो। सेक्रेटरी ने उसे अंदर भेजा। अकाकी अंदर आया और उसने सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। कमिश्नर ने बड़े ध्यान से उसकी बात तो सुनी लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा कि अकाकी मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, क्योंकि अकाकी बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होकर, फ्रैंक होकर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहा था। तो उसे लगा कि भाई एक मामूली सा लो डिवीजन क्लर्क पुलिस कमिश्नर के साथ किस तरह से बात कर रहा है। तो कमिश्नर ने उससे कहा कि भाई तुम इतनी सी प्रॉब्लम लेकर सीधा मेरे पास चले आए हो, क्या तुम पहले पुलिस स्टेशन में गए? तो अकाकी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब देखिए, मेरा पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस इंस्पेक्टर्स पर से विश्वास उठ गया है। अब अगर मेरे लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो आप ही कुछ कर सकते हैं। अब ये बात सुनते ही पुलिस कमिश्नर की ईगो हर्ट हो गई। उसे लगा कि कैसे मेरे इंस्पेक्टर्स और मेरे ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा है, मेरे पुलिस महकमे पर कैसे कोई सवालिया निशान उठा सकता है। तो उसने तुरंत अकाकी को वहां से दफा हो जाने के लिए कहा। अकाकी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बात सुन ले, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी और धक्के मारकर उसे वहां से बाहर निकलवा दिया। अकाकी बेचारा टूटे हुए दिल और भारी कदमों के साथ फिर एक बार अपने रूम पर चला आया और अब उसे बाहर की ठंड की वजह से कहें या अपने साथ हो रही इन सब चीजों की वजह से कहें, उसे बुखार आने लगा और बुखार बढ़ते बढ़ते इतना तेज हो गया कि अकाकी ने बिस्तर पकड़ लिया और अब उसे अपने सामने मौत नजर आने लगी और धीरे धीरे अकाकी की सांस टूटने लगी। अपनी आखिरी सांसों में उसे कुछ चेहरे नजर आने लगे। उस टेलर का चेहरा, उन चोरों का चेहरा, पुलिस कमिश्नर का चेहरा और अपना ओवरकोट उसे दिखने लगा और ओवरकोट की वो इमेज आंखों में लिए ही अकाकी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। अकाकी मर गया।
लेकिन उसके मरने से शहर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग में चीजें जैसी चल रही थी वैसी चलती रही, लेकिन जब कुछ दिनों तक अकाकी अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो फिर वहां के लोगों ने थोड़ा जांच पटक करने की कोशिश की कि भाई अकाकी गया कहां। तो फिर उन्हें पता चला कि भाई अकाकी अपने रूम में तेज बुखार की वजह से दम तोड़ गया। ऑफिस में उसके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा गया और चीजें फिर वापस वैसी चलने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इस शहर के लोगों में एक खौफ पैदा होने लगा। खौफ एक भूत का, जो कि रात के वक्त लोगों से उनका ओवरकोट छीनकर भाग जाया करता था, और डर के मारे लोग उस भूत का कुछ नहीं कर पाते थे। जब अकाकी के ऑफिस के लोगों ने बात सुनी तो उन्हें लगा कि शायद ये भूत अकाकी का ही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। शहर भर में लोगों ने ओवरकोट पहनना बंद कर दिया कि कहीं उन्हें देर रात में घर वापस लौटते वक्त वही भूत न मिल जाए। अब ऐसी एक रात की बात है कि पुलिस कमिश्नर, जिससे पहले अकाकी मिला था और उसने अकाकी की कोई मदद नहीं की थी, वो अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए अपनी गाड़ी में जा रहा था कि अचानक से रास्ते के बीच में गाड़ी रुक गई। गाड़ी के सामने एक आदमी था। उसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, अकाकी का भूत था, और उसे देखते ही पुलिस कमिश्नर को अपनी पूरी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि मेरी ही गलती की वजह से आज अकाकी की आत्मा भूत बनकर अब मेरे ही पास आ गई है। उसने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर अपने जान की माफी मांगी और उससे कहा कि वो वाकई में अब इस शहर में न्याय स्थापित करेगा। वो किसी के भी साथ अन्याय, नाइंसाफी नहीं होने देगा। अकाकी ने उसकी जान तो बख्श दी, लेकिन हाँ, उसका वो खूबसूरत ओवरकोट जो पहनकर गाड़ी में बैठा था वो लेकर वो वहां से रवाना हो गया। फिर कभी उसके बाद शहर में किसी को अकाकी का भूत नहीं दिखा, लेकिन हाँ, उस पुलिस कमिश्नर को ऐसा सबक मिला कि वाकई में उसने सभी लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू किया, शहर में न्याय स्थापित किया और छोटी से छोटी कंप्लेंट का भी अपने पुलिस ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स को रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में बात की कि कभी कभी मौत भी हमें पूरी तरह से चैन नहीं दे पाती। कोई ना कोई एक चीज है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से हमारा मन उसमें अटक जाता है। इस कहानी में भी अकाकी का मन अपने ओवरकोट में अटक गया, और जब वाकई में उसका बदला पूरा हो गया, जब वाकई में वो इंसान, वो पुलिस कमिश्नर जो शायद उस वक्त कुछ एक्शन लेकर उसकी मदद कर सकता था, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, शायद उसके बाद अकाकी की आत्मा को शांति मिल गई। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज अपना फीडबैक, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।